हेलो, नमस्कार। मैं बिट्टू जायसवाल स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का बिहार बोर्ड का जो चैप्टर है रोज, इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा? अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर लिखिएगा। कहानी के प्रथम भाग में मालती के यंत्रवत जीवन की झलक मिल जाती है जब वह अतिथि का स्वागत केवल औपचारिक ढंग से करती है। अतिथि उसके रिश्ते का ही भाई है जिसके साथ वह बचपन में खूब खेलती थी, पर वर्षों बाद आए भाई का स्वागत उत्साहपूर्वक नहीं कर पाती, बल्कि जीवन के अन्य औपचारिकताओं की तरह एक और औपचारिकता निभा देती है। हम देखते हैं कि मालती अतिथि से कुछ नहीं पूछती, बल्कि उसके प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर ही देती है। उसमें अतिथि की कुशलता या उसके वहां आने का उद्देश्य या अन्य समाचारों के बारे में जानने की कोई उत्सुकता नहीं दिखाती। यदि पहले कोई उत्सुकता, उत्साह, जिज्ञासा या किसी बात के लिए उत्कंठा भी थी, तो वह 2 वर्षों के वैवाहिक जीवन के बाद शेष ही नहीं रही। विगत 2 वर्षों में उसका व्यक्तित्व बुझ गया है, जिससे उसके रिश्ते के भाई भांप लेता है। अतः मालती का मौन उसके दम्भ या अवहेलना का सूचक नहीं, दम्भ यानी घमंड या अवहेलना का सूचक नहीं, बल्कि उसके वैवाहिक जीवन की उत्साहहीनता, निरसता और यांत्रिकता का ही सूचक है। यह एक नई विवाहिता नारी के अभावों के घुटते हुए पंगु बने व्यक्तित्व की त्रासदी का चित्रण है। यह एक नारी की सीमित घरेलू परिवेश में बीतते उबाऊ जीवन का एक चित्रण है। अगला प्रश्न है, दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। यह कैसी शाम की छाया है, वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर लिखिएगा। बचपन की बातूनी लड़की शादी के 2 वर्षों बाद ही बूझकर मौन हो गई। यह मौन ही शाम की छाया है। जो लड़की बचपन में खूब खेलती थी, चंचल थी, वह शादी के 2 साल बाद ही बदल जाती है। उसका जीवन उबाऊ हो जाता है। वह अपने रिश्ते के भाई का स्वागत जो है उत्साह से नहीं कर पाती, जैसा उसे करना चाहिए था। बस औपचारिकता भर निभा देती है, यहाँ तक कि उसका कुशल क्षेम या उसके आने का उद्देश्य या अन्य समाचारों के बारे में जानने की कोई उत्सुकता नहीं दिखाती। यह मौन ही उसके यांत्रिक जीवन का यंत्रणा, रोज रोज एक ही ढर्रे की जिंदगी जिसमें कोई रस न हो, निरसता ही उसके जीवन की काली छाया है। उसके यहाँ किसी अतिथि का आना बोझ सा मालूम पड़ता है। अगला प्रश्न है, लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दें। तो इसका उत्तर लिखिएगा। लेखक मालती के दूर के रिश्ते का भाई है, किंतु लेखक का संबंध साख्य का ही रहा है। लेखक और मालती बचपन में एक साथ इकट्ठे खेले हैं, लड़े हैं और पीटे भी हैं। लेखक की पढ़ाई भी मालती के साथ ही हुई है। लेखक और मालती का व्यवहार एक दूसरे के प्रति साख्य की स्वेच्छा और स्वच्छंदता से भरा पड़ा है। कभी भारतीयत्व के रूप में, कभी किसी और के रूप में, कभी बड़े छोटेपन के बंधनों में नहीं बंधा। अगला प्रश्न है, मालती के पति महेश्वर कैसी छवि आपके मन में बनाती है? कहानी में महेश्वर की उपस्थिति क्या अर्थ रखती है? अपने विचार दें। इसका उत्तर लिखिएगा। कहानी के आधार पर यह माना जा सकता है कि महेश्वर एक व्यस्त व्यक्ति था जिसका परिवार से रूटीन लगाव था। बच्चा रो रहा है, गिर पड़ता है, उसके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं है। मालती का जीवन नौकरानी सा है, उसकी कोई चिंता नहीं है। घर आना, खाना खाकर सो जाना, सुबह तैयार होकर डिस्पेंसरी चले जाना, एक रूटीन, वह भी रूखी ऊब पैदा करने वाली रूटीन, यही थी उसकी ज़िंदगी। यह आंतरिक जीवन पहाड़ के छोटे कस्बे में भी पसरा हुआ है। लोग कहते हैं कि महानगरों की ज़िंदगी यांत्रिक रह गई है। यांत्रिक यानी मशीन के रूप में, और यह यांत्रिकता दोनों के ऊपर पसरी है और उन्हें यह चबाए जा रही है। यह भी आभास होता है कि महेश्वर की जिंदगी खूंटे से बंधे पशु के समान है, जिसकी नियति मात्र खूंटे के चारों ओर चक्कर काटना ही है। महेश्वर एक कटा हुआ पात्र है, फिर भी
जहाँ कहीं भी उसकी उपस्थिति कहानी में होती है तो वातावरण तनावग्रस्त हो जाता है, अवसाद छा जाता है, उसकी मानसिकता वातावरण को बोझिल बना देती है, एक अजीब सा अवसाद घुटता हुआ दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, गैंग्रीन क्या है? तो इसका उत्तर लिखिएगा, कोई भी चोट या घाव ऐसा रूप धारण कर लेती है जिसका सामान्य इलाज संभव नहीं हो पाता तो वह गैंग्रीन कहलाता है। सामान्य जन इसको गलाव बोलते हैं, अर्थात घाव बजाय ठीक होने के गलने लगता है, बढ़ने लगता है। उस समय उस अंग को काट देना ही एकमात्र मार्ग रह जाता है। गांव में कांटा चुभना एक आम बात है। जब वह भीतर ही रह जाता है तो गलाव की शक्ल धारण कर लेता है और गैंग्रीन कहलाने लगता है। अगला प्रश्न है, कहानी से उन वाक्यों को चुनें जिनमें रोज शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इसका उत्तर लिखिएगा, मालती, पहला लिखिएगा, मालती टोकर बोलती है कि मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। दूसरा है रोज का कि क्यों पानी क्या क्या हुआ, तो वो रोज ही होता है, कभी वक्त पर आता नहीं। उसके बाद मैं तो रोज ऐसी बातें सुनती हूँ। चौथा, मालती का जीवन अपनी रोज नियति गति से बढ़ता चला जा रहा था, एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं था। पांचवा है कि रोज ही गिर पड़ता है। अगला है अर्थ स्पष्ट करें। अर्थ स्पष्ट करना है कौन से वाक्य का, तो वाक्य है आपका, मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे वश में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ जैसे यह और यह घर जैसे मालती। तो इसका उत्तर लिखिएगा, अतिथि तो मालती के घर में कई वर्ष बाद कुछ समय के लिए आया है, पर अतिथि को लगता है कि उस घर पर कोई काली छाया मंडरा रही है। उसे अनुभव होता है कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर मानो मुझे भी वश में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ जैसे यह घर जैसे मालती। लगता है कि अतिथि भी उस काली छाया का शिकार हो गया है जो उस घर पर मंडरा रही है। यहाँ मालती के अंतर्द्वंद के साथ अतिथि का अंतर्द्वंद भी चित्रित हुआ है। उस घर की जड़ता, निरसता, उबाहट ने जैसे अनाम अतिथि को भी आच्छादित कर लिया है। अतिथि भी घर की जड़ता का शिकार हो जाता है। अगला प्रश्न है, 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। कहानी में घंटे की इन खड़कों के साथ साथ मालती की उपस्थिति है। घंटा बजने का मालती से क्या संबंध है? तो इसका उत्तर लिखिएगा, लगता है कि मालती प्रत्येक घंटा गिनती रहती है। समय उसके लिए पहाड़ जैसा है। 1 घंटा बीतने पर उसे लगता है चलो 1 मनुष्य घंटा तो बीता। घर में नौकर नहीं है तो बर्तन मांजने के लिए पानी चाहिए जो रोज वक्त पर आता नहीं। मालती के इस कथन में कितनी व्यवस्था है, रोज ही होता है। आज शाम को 7 बजे आएगा। उस घर में बच्चे का रोना, उसके द्वारा प्रत्येक घंटे का गिनती करना, महेश्वर का सुबह शाम डिस्पेंसरी चला जाना, सब कुछ एक जैसा है। यह सब कुछ एक जैसा उसके एक धर्रे पर चल रही नीरस उबाऊ जिंदगी का परिणाम है कि वह घंटे गिनने को मजबूर है। जैसे ही उसका घंटा पार होता है थोड़ी वह राहत महसूस करती है। अगला प्रश्न है, अभिप्राय स्पष्ट करें। यानी अभिप्राय यानी इस वाक्य इस लाइन का मतलब एक तरह से एक्सप्रेस करना है आपको। मैंने देखा पवन के चीर के वृक्ष गर्मी से सूख कर मटमैले हुए चीर के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हों। कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांतिमय है किंतु उद्गयमय नहीं। तो इसका उत्तर लिखिएगा, चांदनी छिटक रही थी पर मालती की आत्मा सिसक रही थी जिसकी पीड़ा मात्र झलक रही थी। यहाँ प्रकृति के साथ नारी की नियति को जोड़कर एक गहरा भाव चित्रण उतारा गया है जिसमें जीवन की विषमता व्यंजित है। चीर का वृक्ष गर्मी के कारण सूख कर मटमैला हो गया है, मानो मालती की व्यथा वहीं उजागर कर रहा है। मालती का हरा भरा जीवन सूख कर नीरस हो गया है। जीवन के ताप ने उसको सुखाकर नीरस बना दिया है। चीर के वृक्ष धीरे धीरे गा भी रहे हैं। कोई राग गा रहे हैं जो कोमल है, नारी की कोमल भावनाओं का प्रतीक है, किंतु
करुण नहीं अशांतिमय है, किंतु उद्गयमय नहीं। यह पंक्ति मालती के नीरस जीवन का प्रतीक है, जिसने वातावरण और परिस्थितियों से समझौता भी कर लिया है। उद्गमयता प्रवस्था उभरती है। यहाँ मालती का जीवन पूरी तरह नीरस है, उसमें कोई सरसता नहीं है, थकावट है। वह एक ही धरे पर लुढ़क रहा है, एक ही रूटीन, वह भी सर्वथा नीरस। उसकी विलक्षण सहनशीलता उसकी व्यवस्था है, या उसकी नियति जो मालती के जीवन को त्रासक उबाऊ बना रहे हैं। वह ऐसा श्राप या त्रासदी में जी रही है कि भार में पड़े चन्ने की तरह छटपटा रही है, बाहर भी नहीं आ पा रही है। भार उसको बार बार भून देता है, वह उस बालू को फिर भी नहीं छोड़ता। नारी का जीवन राग रंगपूर्ण उल्लासपूर्ण होना चाहिए, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रतिदिन एक ही काम, उसी धैर्य का काम और घुटन बड़ी दिनचर्या, उसमें अटकी घुटन बड़ी जिंदगी, जिससे उसने पूरी तरह समझौता भी कर लिया है। यह उसकी अशांति का कारण है। वह अपना जीवन मात्र घंटों में ही देखती है। वह घंटों से छुटकारा पाने के बजाय उसमें पूरी तरह समझौता भी कर लिया है। यही अशांति का कारण है। वह अपना जीवन मात्र घंटों में ही देखती है। वह घंटों से छुटकारा पाने के बजाय उसके बीत जाने पर थोड़ी राहत महसूस करती है, पर घंटा तो फिर अभी आ जाता है, फिर आ जाता है, और वह फिर नीरस हो उठती है। यही राग है जो कोमल है किंतु करुण नहीं है, बस अशांतिमय है। मालती का निजी विषाद यदा कदा प्रकट होता है, जो समझौते और परिस्थितियों के प्रति एक प्रकार की सहनशीलता है, या जहाँ उसकी कर्तव्य परायणता और निष्ठा छिपी दिखाई देती है। परंपरागत जीवन शैली उसके जीवन में पसर गई है, उसको ही वह अपने जीवन का यथार्थ मान बैठी है। उसका जीवन राग से दूर और बोझिल है, उसका दाम्पत्य जीवन भी रंगीला नहीं है। अगला प्रश्न है इसी में है, इस समय मैं यही सोच रहा था कि वही उद्धत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है, यह क्या। तो इसका उत्तर लिखिएगा। प्रसंग अज्ञा की कहानी रोज में अजय लेखक अपनी एक दूर की बहन के घर जाता है, जो उसकी सहेली थी। उसके घर के वर में एक घुटन थी, ऊप पसरी थी और उदासी छितरा दी गई थी। मालती के पति महेश्वर कुछ आम लाए थे, बोले उन्हें धो लेना। आम जो है कागज में लिपटे हुए थे। मालती ने आम उठाकर अपने आंचल में डाल लिए। वह कागज एक पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती उसको पढ़ते जा रही थी। वह नल के पास जाकर खड़ी हो गई और उसको पढ़ती रही। जब वह दोनों ओर पढ़ चुकी तो एक लंबी सांस लेकर उसे फेंककर फिर आम धोने लगी। तो इसका व्याख्या है कि इसमें वातावरण क्या है। यह व्याख्या कहे तो घर का वातावरण दम घोटू सा था, और वह मालती जो शोक चंचल हंसमुख थी, आज कितनी शांत हो गई थी। इसके पूर्व लेखक ने यह भी पूछा था कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। यह सुनकर मालती हंस दी थी, मानो यह कह रही है कि पढ़ने का रखा ही क्या है। अतिथि यही सोचता है कि परिस्थितियों का दबाव व्यक्ति के जीवन पर कितना दबाव बना लेता है कि उसका जीवन ही बदल जाता है। मालती का हंसमुख चेहरा तो मुरझा ही सी गया था, उसके अंग अंग रस भी सूख गया था। वह मालती चहकती चुलबुल थी, आज नीरस झार झंकार बन गई थी। उसकी चंचलता पता नहीं कहाँ खो गई थी। वह आज बड़ी सीधी और भोली सी प्रतीत हो रही थी। उसके जीवन में अशांति पसर गई थी, अशांति पसर गई थी। मान के चलिए यह शांति तृप्ति जनित नहीं थी। यह शांति लिखना, यहाँ पर भी शांति भी लिख सकते हैं। यह शांति तृप्ति जनित नहीं, अभाव उसके चारों ओर मंडरा रहे थे। और एक अभाव यह भी था कि वह एक छोटे से अखबार के लिए भी तरसती थी। यह कैसी विडंबना है, यह कैसी नियति है। अगला प्रश्न है, कहानी के आधार पर मालती के चरित्र के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर लिखिएगा। मालती एक चिकित्सक महेश्वर की पत्नी है, जिसके एक टीटी नाम का शिशु भी है। कहानी में उसका परिचय प्रकार भी दिया गया है। मालती आगंतुक के दूर के रिश्ते की बहन थी।
वे दोनों सखा सखी थे। उनका व्यवहार उसी प्रकार का था। बचपन में साथ साथ खेले, साथ साथ लड़े और साथ साथ पढ़े भी थे। और त्रासदीपूर्ण जीवन के बारे में बताया गया है मालती के बारे में कि मालती का जीवन जो कभी स्वच्छंदता से भरा पूरा था, आज नीरस हो गया था। लेखक के आगमन पर भले ही वह पहले जैसे स्वच्छंदता से तो नहीं दिखा सकती थी, पर ऐसा मौन भी धारण नहीं करना चाहिए था। उसके ऊपर एक त्रासक छाया मंडराती दिखाई देती थी। उसकी ऊब घुटन उसके कथन कह देते हैं, मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। फिर आगे है मालती का अभाव भरी जिंदगी। मालती का जीवन अभावों से भरा था। उसके पास नौकर नहीं था, बर्तन भी उसको ही मांजने पड़ते थे। इधर पानी भी उसको चिढ़ाता था, कभी आता ही नहीं था, और आता भी था तो अपनी मर्जी से ही आता जाता था। उसके पढ़ने को अखबार तक नहीं था। ठीक है। उसके बाद मालती का उदासीन व बोझिल जीवन। मालती का जीवन थक चुका था। उसके जीवन का सारा रस निचुड़ चुका था। नल ने टप टप की मालती बोली पानी, और उठकर चली गई और बर्तन मांजने लगी। मालती का जीवन त्रासदी का चित्र इन पंक्तियों में बेबागी से उभर आया है। पवन में चीर के वृक्ष गर्मी से सूखकर मटमैले हुए धीरे धीरे गा रहे थे। कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांतिमय है। शिशु गिर पड़ा। मालती बोली इसको चोटें लगती ही रहती है, रोज ही गिर पड़ता है। कहानीकार ने प्रत्यक्ष ही कह डाला है कि सचमुच उस कुटुंब में गहरी भयंकर छाया घर कर गई है। उनके जीवन में इससे पहले ही यौवन में घून की तरह लग गई है। उसका इतना अभिन्न अंग हो गई है कि वह उसको पहचानती ही नहीं। उसी की परिधि में घिरी हुई चली जा रही है। मालती आकाश की ओर देख रही थी, किंतु क्या वह चंद्रिका अथवा तारों को? यह कहानीकार ने यह भी टिप्पणी की है कि मैंने उस छाया को देख भी लिया। ठीक है। अगला है मालती का कर्तव्य बोध। कर्तव्य बोध के बारे में है कि मालती कर्तव्य परायण है, और यह भी कहा जा सकता है कि उसके जीवन में कर्तव्य ही सब कुछ है। उसी के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। सुबह से रात तक वह कर्तव्य बोध से ग्रसित है। उसके लिए एक तत्व महत्वपूर्ण है, कर्तव्य। भले ही वह उसे घोल रहा है, कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि घुटन बड़ी परिस्थितियों पीड़ाओं कुंठाओं से जूझ रही मालती एक भारतीय नारी है, जिसने अपने को बलि वेदी पर लाकर खड़ा कर दिया है। और वो मालती कोई और नहीं बल्कि हमारे आपके घर में सभी स्त्री हैं। ठीक है। तो ये रहे आपके टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो इसको बना लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। बाय, टेक केयर।